नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे हार्ट डिसीज़ के लिए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में और आप किस तरह से हार्ट डिसीज़ की रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से कैलकुलेटर हमारे पास में अवेलेबल हैं उनके बारे में। हार्ट डिसीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर जिनको कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, और एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मोस्ट ऑफ द जो रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट डिसीज़ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो मोस्टली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसमें जैसे ब्लड प्रेशर है उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस है, ब्लड शुगर का लेवल है उसको आप कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसलिए वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर आता है। आपका मेंटल स्ट्रेस जो लेवल है उसको आप कम कर सकते हो, वो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। उसके अलावा आप अगर मान लो आपका मोटापा है उसको भी वॉकिंग के जरिए आप कम कर सकते हो। और डाइटरी चेंजेस जो होते हैं, अनहेल्दी अगर जो डाइटरी हैबिट्स होते हैं वो भी एक तरह से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको भी आप हेल्दी डाइट हैबिट्स ला के चेंज कर सकते हो। उसके अलावा जो मरीज़ स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करते हैं, वो भी एक तरह से रिस्क फैक्टर्स है, उसको भी आप लोग कम कर सकते हो या फिर मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स उसमें जो होते हैं उसमें जो होता है आपका एज है, एज को आप क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी एथनिसिटी या फिर रेस को आप चेंज नहीं कर सकते, आप किस रेस के हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक जो फैक्टर होते हैं, अनुवांशिक जो फैक्टर्स होते हैं, जो इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है पेशेंट्स की, उनको आप चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर आते हैं। क्योंकि नॉर्मली आमतौर पर देखा जाता है कि लेडीज़ के अंदर टिल मीनोपॉज हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है, आफ्टर मीनोपॉज उनमें अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आप रिस्क फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हो। उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स के लिए जो ये कैसे हमको पता लगा कि ये रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं जो हार्ट डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस पर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है, फर्मिंगम हार्ट स्टडी उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि 1948 में अमेरिका के एक फर्मिंगम टाउन के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो उस टाउन में जो 5000 जो पेशेंट्स का जो पूल बनाया गया था, सारे जितने भी सिटीजन्स थे उनको इंक्लूड किया गया था उस स्टडी के अंदर। उनकी वो जो स्टडी जो थी 1948 से स्टार्ट हुई थी और जो कि अब तक भी चल रही है। अभी वो तीसरी पीढ़ी है जो कि जिसके अंदर स्टडी चल रही है, और जो वहाँ के जो सभी लोग हैं उस स्टडी में फ्रीली पार्टिसिपेट करते हैं और अपना मंथली चेकअप कराते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा देखा गया था कि वो जो लोग उनको फिर अलग अलग कैटेगरीज में स्टार्टिंग में डिवाइड किया गया था कि जो मरीज़ स्मोकिंग करते हैं या फिर जो मरीज़ स्मोकिंग नहीं करते हैं, कौन से मरीज़ जो अल्कोहल लेते हैं, कौन से मरीज़ अल्कोहल नहीं लेते हैं, कौन से एल्डरली है, कौन से यंग हैं, तो उस तरह से देखा गया था। उनको जब हमने 10-15 साल तक स्टडी किया, उसके बाद हमने पाया कि जो मरीज़ जो स्मोकिंग कर रहे थे उसमें अटैक आने की संभावना ज़्यादा है, हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। और जिन मरीजों का बीपी बहुत ज़्यादा रहता था उनके अंदर अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह से स्मोकिंग को, हाइपरटेंशन को, डायबिटीज़ मेलिटस को एक तरह से हार्ट डिसीज़ के साथ में संबंध करके जोड़ा गया। तो ये जो निष्कर्ष जो फर्मिंगम स्टडी के जो निकले हैं, उन्होंने ही ये चीज़ एस्टैब्लिश करी कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये हार्ट डिसीज़ के साथ में एसोसिएटेड हैं। अगर जिन मरीजों के अंदर ये चीज़ें हैं उनमें हार्ट डिसीज़ हो सकती है। उसके बाद में अभी इसका थर्ड फेज़ चल रहा है, जिसके अंदर की अभी भी ये स्टडी ऑनगोइंग है, जिसमें जो तीसरी पीढ़ी जो है उन मरीजों की, उनके अंदर स्टडी किया जा रहा है और किस तरह से इन फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो उसके बारे में स्टडी किया जा रहा है। उसमें जो रिस्क फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारे कैलकुलेटर बने हुए हैं, आप नेट पे फ्रीली आप वो जो अवेलेबल हैं उसमें से एक ACC और AHA का, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कैलकुलेटर है। उसके अलावा यूरोपियन हार्ट का अलग कैलकुलेटर है। उसके अलावा हमारी इंडियन जो सोसाइटी है उसने अलग कैलकुलेटर बनाए हुए हैं, और डिफरेंट जो वर्ल्ड में सोसाइटी हैं सबके अपने अलग अलग कैलकुलेटर हैं। उसमें आप नेट पे सर्च करके आप इजीली आपको उसमें जो पैरामीटर डालते हैं तो उसके अंदर आप लो रिस्क के अंदर आते हैं, मॉडरेट रिस्क में आते हैं या फिर हाई रिस्क में आते हैं और कैलकुलेट किया जा सकता है। ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में आपको बताया है कि किस तरह से आप अपने जो रिस्क फैक्टर्स को आप कम कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं और किस तरह से प्रिवेंशन आप कर सकते हैं और किस तरह से आप रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको फर्दर फ्यूचर में हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाए और हृदय जो रोगों की संभावना कम हो जाए। ये बाकी आपको जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनली आके मिल सकते हैं। मैं ऐसी अच्छी जानकारी अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग इसका भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।